अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज मेरे साथ शोएब शाहीन साहब ने जॉइन किया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा तर्जुमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम केसेस में उनके वकील रहे हैं, उन पे सियासी और कानूनी मामलात के हवाले से बात करेंगे और चूँकि वो तर्जुमान हैं, तो मुझे यकीन है कि उनका एक अहम ओपिनियन होता होगा पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब मुझे प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। थैंक यू। शोएब साहब, पहले तो मुझे ये बताएँ कि जो आपके कॉलीग शेर अफ़ज़ल साहब की लड़ाई हुई पीएमएलएन के रुकन के साथ, तो वो डज़ दैट एम्बैरेस यू? आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? इतना रिएक्शनरी चीज़ों ने पहले भी पीटीआई को नुकसान पहुँचाया, इतनी एग्रेसिव अप्रोच ने। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमें तो देखें पढ़े-लिखे लोग अगर इस तरह बिहेव करेंगे, ख़्वाह वो हमारी तरफ से हो या किसी और की तरफ से, तो वो मुनासिब नहीं है। हमें मेरा हुँ। ख़्याल है इतना बर्दाश्त होना चाहिए कि एक-दूसरे का मौक़िफ़ सुनें और एक-दूसरे के साथ हाथापाई की बजाय हम रीज़न और लॉजिक के साथ जवाब दें। और आप जी। देखें कि जो मुआशरे की बक़ा होती है, वो बर्दाश्त के साथ होती है। अदम बर्दाश्त हमेशा मुआशरे की तबाही का सबब बना करते हैं। आप माज़ी में कोई भी मुल्क उठा लें, कोई कौम उठा लें, जब वो बर्दाश्त करते हैं, एक-दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं, एक-दूसरे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, वो मुआशरे के लिए बहुत बेहतर होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान हुआ। आपने तो प्रेज़ेंटली कुछ देर पहले ये ओहदा सँभाला और ये ज़िम्मेदारी आपने ली, लेकिन आपको पता है कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं, वो सोशल मीडिया में बड़े एग्रेसिव थे। बड़ी उनकी शिकायत भी आई कुछ एंकर्स की तरफ से। अब चूँकि आपने ज़िम्मेदारी सँभाली है और आप पार्टी का हिस्सा हैं, तो आप इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि जब आप तंज़ीमें नो करेंगे पार्टी के, क्योंकि आप इलेक्शंस में ज़रूर आना चाहेंगे, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप कोई पॉलिसी मेकिंग करें? देखें आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इशू को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा और आज भी हम कोई अच्छी निगाह से नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारा वर्कर है, कोई भी हमारा लीडर है, ख़्वाह वो जिस कैटेगरी का भी है, सबसे पहले उसको तहम्मुल, बर्दाश्त, विज़डम, हिकमत और मसलिहत से काम लेना है। हमने अपना पैगाम पहुँचाना है। हम इमरान खान का अगर पैगाम पब्लिक तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें वो तरीक़ाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया था, जो हमारे बुज़ुर्गों ने अडॉप्ट किया था। इसलिए कि जब आप किसी रीज़न और लॉजिक के साथ आप लोगों को कन्विंस करेंगे, तो आपकी बात में असर और वज़न ज़्यादा होगा। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ इसमें कंसेंसस है। हाँ, हम ज़ाहिर है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 70% आज भी ने लेटेस्ट गैलप सर्वे के मुताबिक पीटीआई के साथ लोग पसंद करते हैं। तो हर तरह के वर्कर होते हैं, तो कुछ का अंदाज़ जो है वो बहुत। यकीन है शोएब शाहीन साहब कि जब इमरान खान साहब को अगर मौका मिले बाहर आने का जेल से और दोबारा सियासत में सरगर्म हो, तो वो भी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि माज़ी में वो भी अपने मुखालिफिन के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे। देखें, सख्त ज़बान का मतलब ये नहीं है कि आप हाथापाई शुरू कर दें। सख्त ज़बान का मतलब है कि आप अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें, अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, आप अपनी गुफ्तगू ज़रूर करें। आप अपने किसी चोरी के किसी मुकदमे में कोई मुलव्वस है, उसको आप कहें जी मैंने इसको माफ़ कर दिया, वो तो नहीं हो सकता। कानून अपना रास्ता ले। हाँ, आप अगर कानून, कायदे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर स्पेस दें दूसरे को और लोगों को इलेक्शन में मौका दें, लोगों को अपनी ओपिनियन बनाने में मौक़े दें। ये है हुँ। हमारा मकसद, ये है हमारा मतम नज़र और इमरान खान साहब माशाअल्लाह उसने आज भी कौम को अवेयरनेस दी है और आज भी वो लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूल है रिस्पेक्टिव कि वो आज जेल में है। इसके बावजूद कि उसके ऊपर जितने इल्ज़ामात और बहतान तराशे गए, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी एक लीडर पे नहीं हुए। आज भी 180 से ज़ायद मुकदमात में वो ट्रायल फ़ेस कर रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अवाम जानती है कि उसको सियासी ठीक, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने कभी भी ठीक है। एक्सेस की हो, हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की बात की है, हमेशा आइन की बालादस्ती की जो बात की है। उनके खिलाफ हैं और जिनको पे आप लोगों को डिफेंड करना पड़ रहा है, उस पे आने से पहले मैं फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। इसमें क्यों नज़रसानी पिटीशंस वापस ले रहे हैं? इसमें फ़रीक़ैन पीछे क्यों जा रहे हैं? शेख रशीद कहते हैं मुझे वक़्त चाहिए नया वकील करने के लिए। अम, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, वो भी बैक ऑफ कर गई हैं। पीटीआई भी अपनी दरख्वास्त वापस ले रही है। क्या डिसअपॉइंट हो गए हैं आप, या आपको लगता था तब ये गलत पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी? क्या मामला है अभी?
देखें पीटीआई ने तो उस जजमेंट को एज़ अ होल तो चैलेंज ही नहीं किया। पीटीआई ने बेसिकली चैलेंज की थी उस आईएसआई की रिपोर्ट में, जिसमें पीटीआई के उलमा विंग की तरफ से कोई एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी उन्होंने टीएलपी को सपोर्ट किया था। वो दैट वाज़ द रीज़न कि टू दैट एक्सटेंट उसको ऑब्ज़र्वेशन को ख़त्म कराना मकसद था। अब चूँकि वो इन्फ्रक्चर्स हो गया है, वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, लेकिन जजमेंट का इतलाक़ तो मैंने तो रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस जजमेंट को एग्ज़ीक्यूट करें। इस जजमेंट को आप जब एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर है कि हर इदारा अपने हुदूद में रह के काम करे, और जो अपने हुदूद से हट के खिलाफ वर्ज़ी करेगा अपने अहद की, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। उस वक़्त तो इतना कुछ भी नहीं हो रहा था जो आज हो रहा है। आज हमारे लीडर्स और वर्कर्स मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए हैं। आज हमारे लोगों को फ़ोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है। आज हमारे जी, लोग गुमशुदा लोगों में शामिल हैं। रिसेंटली एक एहसान इकबाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जुल्फैज़ हमीद ने प्रेशराइज़ करके अपना नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में जो मुआहदा हुआ था उसमें लिखवाया था कि वरना टीएलपी वाले मानेंगे नहीं, और आप की पार्टी को भी माज़ी में एक बड़ी वाज़ेह सपोर्ट थी, तो अब उनको जो भी सज़ा हो या वो जिस भी कटहरे में आएँ, आप लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि हमने कहा है कि कानून के मुताबिक अगर कोई मुजरिम है, किसी ने जुर्म किया है, तो ज़रूर उसके खिलाफ प्रोसीड करें। हम उसको सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम पे बिलीव नहीं करते। दूसरी बात ये है कि एहसन इकबाल ने तो उस मुआहदे पे दस्तखत किए हैं जहाँ जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत हैं। तो अगर ये जुर्म है तो एहसन इकबाल ने उससे बड़ा जुर्म उन्होंने किया है। आज उनकी जो तौज़ीहात हैं उस वक़्त उन्होंने क्यों पेश नहीं की? और दूसरी बात है, इन्होंने खुद कल एक मेरे साथ प्रोग्राम में हामिद मीर के शो में उन्होंने खुद ये एडमिट किया कि जी हमने रिक्वेस्ट की थी उनको कि आप इंटरवीन करें और इस इशू को रिज़ॉल्व कराएँ। तो इन्होंने क्यों इंटरवीन की? हाँ, आर्टिकल 245 के तहत आप गवर्नमेंट की सिविल एड के लिए आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर द नेगोशिएशन पर्पसेज़। तो ये तो जुर्म अगर है तो सबसे पहले हसन इकबाल ने किया है, और उसके बाद अगर किसी और ने किया है तो करें। हाँ, कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून के मुताबिक अगर प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेट हुँ। एवरीवन शुड फेस द म्यूज़िक। ठीक है। अशरफ साहब, इमरान खान के हवाले से जो एफआई की सज़ा थी, उसके ऊपर फैसला महफूज़ हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि इन कैमरा होगा या ओपन कोर्ट में होगा? ऐसी कोई क्या मिसाल मौजूद है? आप खुद माहिर कानून भी रह चुके हैं, आपको पता है, तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। आपको लगता है कि मामला जितना सिम्प्लीफाई करना चाह रही है एफआई, ये हो जाएगा, वो भी इस खसूसी अदालत में? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब सबसे पहले ज़मानत का फ़ैसला करें। पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्ते हो गए हैं, बल्कि 1 महीना होने को है। वो एक मैटर उनके पास सब जुडिस है कि क्या ज़मानत होनी है या नहीं होनी है, उस पे फ़ैसला कर दें। बेशक वो हुँ। इन कैमरा कर दें, लेकिन ज़मानत का फ़ैसला होने के बाद ये फ़ैसला करें कि ट्रायल ओपन होना चाहिए या बंद कमरे में होना चाहिए। इन कैमरा ट्रायल का मकसद तो ये है कि फिर इल्ज़ाम कहाँ गया? इल्ज़ाम ही यही है कि जी आपने ये बात पब्लिश कर दी है। जब पब्लिश ही हो गई है तो फिर इन कैमरा किस बात की प्रोसीडिंग्स? और दूसरी बात है, इंटरसेप्ट ने ऑलरेडी वो कंटेंट्स ऑफ साइफर ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, और जब कंटेंट्स ऑफ साइफर आपके सामने आ चुके हैं, उन्होंने सोर्स भी बताया है कि हमें सेंसिटिव इदारे की तरफ से या आर्मी की तरफ से जनाब किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। हुकूमत पाकिस्तान के ज़माने में, ये पिछली शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था, या वो या ये हुँ। वहाँ मुकदमा करें और बताएँ कि जी आप जो कुछ कह रहे हैं ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी। आपको इस हुँ। सोर्स ने नहीं इन्फॉर्मेशन दी। या ये भी मुकदमा करें जो कंटेंट्स ऑफ साइफर आप बता रहे हैं कि वो कि जनाब इमरान खान को हटा दो, अगर नहीं हटाएँगे तो आप नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये आपके कंटेंट्स ऑफ साइफर गलत हैं। तो ये तो उन्होंने नहीं किया। जब तक आप मुकदमा वहाँ नहीं करते और इंटरसेप्ट की रिपोर्ट को आप सैटिस्फाइड नहीं करते, तो कौन-सा इन कैमरा और कौन-सा ओपन ट्रायल, वो बात ही खत्म हो गई। और दूसरी बात, इसको इमरान खान साहब की आखिरी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर डिक्लासिफाई करने का हुक्म दे दिया गया था। जब कोई डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हो जाए तो उसके ऊपर तो कोई एतराज़ कर ही नहीं सकता कि ये क्लासिफाइड है या इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है। और इसका अख्तियार भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को है, क्योंकि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये उसकी अथॉरिटी है कि वो फैसला करे कि कोई एक्सटर्नल थ्रेट है या नहीं है, या उसके बारे में अवाम को एतमाद में ले, कौम को एतमाद में ले। कमाल की बात है, ये साइफर का मुकदमा गुलामी की बदतरीन मिसाल है। जिस हो शख्स गया। ने जी, शोएब साहब एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि वो मुझसे गुम हो गया, फिर उसकी कॉपी फॉरेन ऑफिस के पास है, फिर आप ये कह रहे हैं कि डिक्लासिफाई करने का भी कह दिया था। तो बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स तब्दील हुई हैं साइफर के नहीं, हवाले से नहीं, इमरान। मैं बताता हूँ ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो साइफ़र कोडेड फ़ॉर्म में आज भी जो ओरिजिनल है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स के पास मौजूद है। उसका ब्रीफ नोट बना के भेजा जाता है 4 शख्सियात को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट,
डीजी आईएसआई एंड डीजी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए क्लर्क, ये कस्टोडियन नहीं होता रिकॉर्ड का। उनके पास कोई भी चीज़ आती है, डाक आती है, उसको पेश की कर दी जाती है, वापस रखना, बंद करना, उसको लिफाफे में रखना, जो कुछ करना होता है वो ज़िम्मेदारी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब आपको मुझे लगता बताएँ, है कि मेरे सुने ना, इमरान मैं आपको ज़रा वाज़ेह कर दूँ। जी, जी। देखें, अगर वो साइफ़र नहीं था, तो उसको डिक्लासिफ़ाई करने का हुक्म कैसे हुआ? उसके आगे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग हुई हैं। पहली सरबराही की इमरान खान ने, उस वक़्त भी मौजूद था। डिमार्च करने का हुक्म हुआ कि प्रोटेस्ट किया जाए। दूसरी सरबराही हुई शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ के ज़ेर सरपरस्ती जब वो मीटिंग हुई तो असद मजीद को बुलाया गया। उसने उसको एडमिट किया, हाँ जी, ये जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं। अगर वो साइफ़र नहीं था, तो उस वक़्त फिर वो उनकी मौजूदगी में वो फिर कैसे उन्होंने उसकी मीटिंग की और कैसे डिस्कस किया? फिर तीसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि हम इसमें हाई पावर्ड कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाएँगे कि इसके अंदर धमकी आमेज़ गुफ्तगू है। तो मुझे बताएँ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो खुद साज़िशी अनासर उसमें मुलव्वस थे। मैं समझता हूँ कि साइफ़र केस बनाना इटसेल्फ गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। जिसने एब्सोल्यूटली नॉट और आप कहा, जिसने जिसने से उसकी मुल्क गुम की हो गई है, सलामती और तो खुद बड़ा मुख्तारी का दिफा किया, उसको मुल्ज़िम बना दिया गया। और जी। आप ये समझते हैं कि कॉपी गुम हो गई तो वो इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि केस ही नहीं देखिए, बनता पहली तो बात तो ये है कि गुम हो नहीं सकती। ये ओरिजिनल तो मौजूद है फॉरेन अफेयर्स में, उसकी जो ब्रीफ नोट था वो ज़ाहिर है उसके बाद भी मौजूद रहा शहबाज शरीफ के ज़माने में। आज 1.5 साल बाद कह रहे हैं कि जी गुम हो गया। भाई ये तो पीएम हाउस की ज़िम्मेदारी है और वहाँ के सेक्रेटेरिएट की ज़िम्मेदारी है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर क्लर्क होता है या डाकिया होता है या वो चपड़ासी होता है, हर फाइल जो है वो उसको सेफ कस्टडी में खुद रखे? ये मुमकिन ही नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बदनीयती पे चूँकि अच्छा 180 जो मुकदमात बनाए हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार है? ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन के केसेज़ हैं, सियासी इंतकाम के। नंबर ऑफ विटनेसेस हैं, जितने गवाह ने इसमें शामिल कर लिए गए, इमरान खान के लिए तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। तो तोशा खाना से ज्यादा गवाह मौजूद हैं साइफर केस में। नहीं, मुश्किलात इसलिए नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर हमारे जजेस कंप्रोमाइज़्ड हों, हमारा निज़ाम इंसाफ़ कंप्रोमाइज़्ड हो, तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। जैसे तोशाखाना में आपने देखा, हमारे गवाहान नहीं आने दिए गए, हमारे आर्गुमेंट्स नहीं सुने गए, एक तरफ़ा फ़ैसला सुना दिया गया क्योंकि जज कंप्रोमाइज़ था। उसने फ़ैसला ठीक है, देना ही एक देना था। अभी आप फ़ैसला जमानत की उसने बात लिखा नहीं, फ़ैसला लिखा आप हुआ उसको मिल गया, फ़ैसले पे दस्तखत नहीं हुए और ज़मान पार्क में पुलिस पहले पहुँच गई, वहाँ की लाहौर की पुलिस, और आप जाकर के जमानत दरवाज़े के तोड़ के साथ गिरफ़्तार कर लिया। पॉइंट रेज़ करने का मौका दें। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 फौजदारी मुकदमात में ज़मानतों की दरख्वास्त बहाल कर दी है। इसका मतलब है कि सेशन कोर्ट में एटीसी में दोबारा मेरिट पे सुना जाएगा, तो ये तो अच्छी खबर रही नहीं आपके लिए? देखिए, अच्छी खबरें तो तब हों कि जब ये वक़्त पे फ़ैसले आएँ। यही बात हमने कही थी कि तोशाखाना का ऑर्डर आप जल्दी कर दें, क्योंकि बाकी केसेज़ हमारे अदम पैरवी ख़ारिज हो जाएँगे। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा था कि 4 दिन में मैं फ़ैसला कर दूँगा, 4 दिन के बजाय 25 दिन लगा दिए। इस दौरान दूसरे केस में गिरफ़्तारी डाल दी गई, और वो गिरफ़्तारी ऐसे खुफ़िया अंदाज़ में डाली गई, ना तो मुल्ज़िम को बुलाया गया यानी इमरान खान को, ना उनके वकील को पता है। जिस दिन ज़मानत होती है, एक अनडेटेड, एक रोबकार मंजर आम पे आ जाती है कि नहीं जनाब वो तो दूसरे केस में गिरफ्तार हो गए। तो ये जब जजेस कंप्रोमाइज़ होते हैं, ये मैनेज किस्म का एक सिस्टम बनाते हैं और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ये हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है, जब ये किसी की ख़्वाहिशात पे चलता है, तो उसका नुकसान हम भुगतते हैं। जो आपने माज़ी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत देखी, या आज तक हम देखते चले आ रहे हैं, और आज भी उसी निज़ाम से हम गुज़र रहे हैं। ठीक है, शोएब साहब एक और सवाल इसका जवाब दीजिएगा कि आपने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी कि उनको ज़हर दिया जा सकता है, उनकी अहलिया ने भी ये बात की कोर्ट में भी और जेल में भी। तो इसके हवाले से अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, आप अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं देते? क्योंकि ये तो बड़ा संजीदा मामला है। जब हमारे पास सबूत होते हैं, तो ये सबूत इकट्ठे करना काम है प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का। ये हमारा काम नहीं होता, हम तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मुझे बताएँ कि ये इन्फॉर्मेशन राना सनाउल्लाह साहब जब वज़ीर दाखिला थे, वो एक से ज़ायद मर्तबा उनसे, उनके ज़माने में भी और उनके बाद भी, ये इन्फॉर्मेशन दी गई साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि जनाब आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। हुँ। बीसियों मर्तबा, कम से कम मैं दर्जनों मर्तबा अगर आपको कहूँ, उनको राइटिंग में दी गई। तो अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन दी तो वो उसको प्रोटेक्ट करें। दूसरी बात, कातलाना हमला आपने माज़ी में नहीं देखा, एक नहीं कई हो चुके हैं, लेकिन एक कातलाना हमला तो सबके सामने गोलियाँ लगी।
और जो वो उनका कातलाना हमला करने वाला शख्स था नवीद, आधे घंटे के अंदर उसकी वीडियो आ जाती है। जब उसके बारे में सवाल जवाब होता है दूसरी आ जाती है, उसके बारे में होता है तो तीसरी आ जाती है। तो अगर आप इस तरह लोगों को देखें जिसमें फाशिस्ट जमातें पीडीएम की वो शामिल थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून सरफ़हरिस्त थी मैं और आपकी उसके साथ तहरीक ताकतवर लोग शामिल थे और वो चाहते थे इनको एलिमिनेट करना, रास्ते से हटाना। फॉर दैट पर्पज़ आज भी न सिर्फ वो एप्रीहेंशन है बल्कि उसकी खतरात भी मौजूद हैं लेकिन कि चूँकि सवाल, उनकी पॉपुलैरिटी को तो कम नहीं कर सके, अब आप चूंकि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। आप चूंकि पार्टी के अब तर्जुमान हैं शुएब शाहीन साहब, और आपको सारे मामला की सेंसिटिविटी का अंदाजा है कि किस वक्त क्या बात की गई, कितने एग्रेशन से की गई, कभी सबूत के साथ था, कभी सबूत के साथ नहीं था। हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस, हाउ यू आर गोइंग टू मेक मैटर्स स्मूदर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आप ये जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसके बाद कोई रिलीफ नहीं मिला पीटीआई को। पीटीआई के लिए अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है 9 मई के बाद। देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस आप अगर 70% अवाम के लिए रखना चाहते हैं, आपके लेटेस्ट गैलप सर्वे इर्रेस्पेक्टिव के उसके ऊपर हमारा इतराज़ात हैं, आप 70% अवाम को ये कहते हैं कि आपके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। आपको हम तशद्दुद के ज़रिए दबाएँगे, आपको हम मिसिंग पर्सन्स में शामिल करेंगे, आपको पॉलिटिकल प्रोसेस से हम आउस्ट करेंगे, आपकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, आपको लेवल प्लेइंग लेकिन फ़ील्ड तो दूर की बात है, क्या आपको फ़ील्ड ही नहीं देंगे। तो मुझे बताएँ उन्होंने कि ये मुल्क के साथ वफ़ादारी है या मुल्क के साथ गद्दारी है? तो जो लोग ये करना चाहते हैं, ये काबिल अफ़सोस है। उनको अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए। मकबूलियत को कबूलियत की शर्त पे ना देखा जाए, अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए। आज़म ने, उन्होंने बार-बार उनसे इंटरव्यूज़ में सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पीटीआई आए, इलेक्शन में अपना हिस्सा लें, सिर्फ़ जिन लोगों ने कुछ कानून के खिलाफ हरकतें की हैं, उनको उनको सज़ा मिलेगी, बाकी सियासी जनमात है, आप अपना काम करें। मुझे बताएँ उनसे पूछा जाए इस वक़्त सदाकत अब्बासी किसकी कस्टडी में है? इस वक़्त शेख रशीद किसकी कस्टडी में है? इस वक़्त उस्मान डार किसकी कस्टडी में है? इस वक़्त फ़ारूक हबीब किसकी कस्टडी में है? और मैं सैकड़ों की तादाद में हमारे पास हुँ। रिपोर्ट्स हैं कि हमारे वर्कर्स उठाए गए हैं जिनको तो किसी अदालत आपने में जो नहीं पेश खत किया गया। लिखा है, जो रुजू किया वज़ीर-आज़म और चीफ इलेक्शन कमीशन से, उसका क्या जवाब आया आपको, और आपको क्या उम्मीद है कि कोई क्या भी जवाब नहीं आया। वो इस वक़्त पार्टी बने हुए हैं। वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, काकड़ साहब हो या इस वक़्त फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। और इस वक़्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ टोटल अलायंस हैं और उनको पीटीआई को क्रश करने का टास्क दिया गया है तमाम फोर्सेस को। लेकिन बदकिस्मती से मुझे बताएँ पॉलिटिकल वर्कर्स को कभी इस तरीक़े से मिसिंग पर्सन में शामिल नहीं किया गया। अगर किसी ने जुर्म किया है तो अदालत में पेश करें उनकी नज़र में। अगर किसी ने मुजरिम है तो इंडिविजुअल एक्ट होगा ना किसी का, अदालत में पेश करें, लेट द कोर्ट शुड डिसाइड। कोर्ट 15-15 दफा जमानतें देती है, आप कहते हो हम नहीं छोड़ते। 15 दफा रिलीज किया है परवेज इलाही को, आज अभी तक वो जेल में है। आप देखो अगर ये तर्ज अमल अडॉप्ट करेंगे, तो हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा कि आप हमारे पास क्या रिलीफ लेने आए हो, हम तो 5-5 10-10 दफा जमानतें देंगे, लेकिन जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर ये आपका निज़ाम इंसाफ और निज़ाम लेकिन सियासत है, ये जमहूरियत है, ये आइन है, तो फिर हम अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन ये खबरें भी थी कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है। एनीथिंग फॉर द स्टेट एंड एनीथिंग फॉर डेमोक्रेसी। बातचीत में तो हल नहीं करने में तो कोई बुराई नहीं है, आप लोग कर रहे हैं बातचीत। नहीं, हमारा किसी से कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी नहीं अडॉप्ट हो रही। हम फ्रंट फुट पे आकर बात करना चाहते हैं, नॉट ओनली टू द एस्टेब्लिशमेंट। हम तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों से सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा पे बात करना चाहते हैं। इस अवाम को उनका फैसला करने दें। लेट द पीपल शुड डिसाइड देयर फेट। इसलिए कि इसका वाहिद हल इस मुल्क को तबाही के सिर्फ दहाने पे नहीं पहुंचाया फाशिस्ट जमातों ने, इस पीडीएम की जमातों ने। आज दलदल में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत उसमें फँसा दिया है, उस गड्ढे में दाखिल कर दिया है। शोएब शाहीन साहब, वाहिद आखिरी हल सवाल। निकलने का 1 मिनट सिर्फ, वाहिद हल निकलने का फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। हम ओपन इन्विटेशन देते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम हम पॉलिटिकल जमातों को, इस मुल्क पे रहम करें। एक शख्स की दुश्मनी में आप 25 करोड़ अवाम से बदले ना लें। हमारा सिर्फ ये लेकिन एक पैगाम है। शोएब शाहीन साहब, आप पार्टी के तर्जुमान हैं, आप मुझे वन लाइनर बताएं, पीटीआई के पास बयानिया क्या है, नैरेटिव क्या है इलेक्शन में आने के लिए, क्योंकि आखिरी वक्त में परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी हो गई थी, सब्सिडीज वाले मामला फिर पीडीएम को भुगतना पड़ा, आईएमएफ नाराज हो गया, अमेरिका नाराज हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम 15 माह मिन्नतें करते रहे, ओपन फैक्ट्स हैं, वी रिलेट टू दिस।
लेकिन 9th मई के बाद क्या नैरेटिव है पीटीआई का? मैं कहता हूँ कि हमें नैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। नैरेटिव वो लोग बनाते हैं कि जो झूठे होते हैं। हमारा नैरेटिव ऑलरेडी है, इस कौम को माफ़िया से हकीकी आज़ादी चाहिए। इस कौम को इस मुल्क में अपने हाथ में अवाम का और अपने मुक़द्दर का फ़ैसला खुद करने देना है। अवाम एक ईमानदार शख़्स इमरान खान के ऊपर यकीन और बिलीव करती है। लेकिन उसको रास्ते में रुकावटें सिर्फ़ इसलिए पैदा की जा रही हैं, क्योंकि वो अवाम के साथ खड़ा है। वो डीलर बन के डीलें करके इस मुल्क को छोड़ के नहीं भागा, ना दुबई गया, ना अच्छा, लंदन गया। आज ये हमारे पास जी, सुने, हमारे पास आज वो डेटा मौजूद है जो इन्होंने खुद बताया है। 6.1% हमारी जीडीपी थी, इनकी आज इनके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 0.3% है और आगे नेगेटिव होने जा रही है। हमारे $24 बिलियन के रिज़र्व थे, आज इनके आप देख लें। हमारे ज़माने में 170 से $178 था, आज आप इनका देख लें। ₹150 पे पेट्रोल था, जो ये कहते थे कि जनाब बहुत महँगाई हो गई है। ₹16 बिजली का यूनिट था, जो आज ₹60 पे पहुँचा चुके हैं। जो हमारे पास था, 2 साल कोरोना के बावजूद बेहतरीन हमारा मुल्क चल रहा था। लेट द पीपल टू डिसाइड। टू वाइंड अप दिस, एक एतराज आ रहा है कि आपकी आवाजें यूनाइटेड नेशंस में जा रही है, यूरोपियन यूनियन में जा रही है, अमेरिका के पास जा रही है, वहां पे वो साफी जो आपको सपोर्ट करते रहे थे वो मिसिंग भी थे, फिर वापस भी आए। इन सारे मामला को मुल्क के अंदर ही हल किया जाता है, इससे भी एक तसादुम की फिजा बन रही है, क्योंकि वो मदद जो मुल्क के अंदर से आपको चाहिए, आपकी पार्टी मुल्क के बाहर से एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये आपकी फेवर में कैसे काम करेगा? पहली बात तो ये है कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हमारा लीडर मुल्क में बैठा है, हमारा लीडर पाबंद-ए-सलासल है। हमारी सेकंड लीडरशिप या उठाई गई है, या वो जेलों में है, या वो अंडरग्राउंड है। हमारे वर्कर्स के ऊपर सीधी गोलियाँ चलाई जाती हैं। सारी दुनिया को जलसे करने की इजाज़त है। करक में हमारे दोस्तों ने जलसा किया पीटीआई का, उनको सीधी गोलियाँ मारी गई। ये अगर आपका सूरत-ए-हाल है, मुझे बताएँ, बुनियादी हुकूक हैं हमारे मुल्क में नहीं है? ख़वातीन का राइट होता है ज़मानत लेना। मुझे बताएँ, 5 महीने बाद ज़मानत मिली, उनको फिर उठा लिया गया। अगर ये आपके यहाँ कानून की हालत है, तो फिर दुनिया अंधी तो नहीं है, दुनिया की आँखें खुली हैं, वो देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है आपके मुल्क में। ये बुनियादी इंसानी हुकूक दुनिया का मसला है। आप यूनाइटेड नेशंस के सिग्नेटरीज़ हैं, आपने बुनियादी हुकूक को आपने हर हाल में कन्फर्म करना जस्ट है। क्या इंसानी हुकूक की मुअत्तली करके आप ये समझते हैं कि आपने बड़ा तीर मार लिया, अपने ही मुल्क के लोगों को, अपने ही लोगों को गोलियाँ मार के? ये किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। जी, जी। शुएब शाहीन साहब, रिपोर्टेडली पीएमएलएन तो अभी ऐसी पॉलिसी बना रही है कि वो अवॉइड करेंगे कि पी एस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल रिपोर्टेडली इसी में नज़र आ रहा है। आप लोग जब अपना सियासी नैरेटिव पे काम करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे या इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप लोगों के ज़हनों में है कि हमें भी एस्टेब्लिशमेंट से बिला वजह की लड़ाई मोल लेने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि पीएमएलएन में तो ये रियलाइज़ेशन आ गई प्रोबेबली। देखें, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ़ एक बात कहते हैं कि जो इस मुल्क में जो रूल ऑफ़ लॉ है, उसको एस्टेब्लिश किया जाए। बुनियादी हुकूक लोगों के जिनके मुअत्तल हैं, उनको ख़त्म किया जाए, इस तर्ज़ अमल को। लोगों को राइट ऑफ फेयर अपॉर्च्युनिटी दी जाए कि वो अपना लोगों को मुंतख़ब करें। हमारा ये बयानिया है, ना ठीक है, हमारी किसी बहुत से शुक्रिया। लड़ाई है, ना किसी से दुश्मनी है। लेकिन अगर वो दुश्मनी खुद बना के बैठे हुई है एस्टेब्लिशमेंट, खुद उन्होंने काँटा लगा के बैठे हुए हैं, खुद वो मकबूलियत को कबूलियत की शर्त लगा के बैठे हुए हैं, तो ये मुल्क के साथ को अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए कि उनके ठीक है, खिलाफ भी नफ़रत इतनी फैल रही है, जो कि मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया।